नीरज फाइनेंस करके साहिल, तो आप ना जब बोले तो किसी एक को खड़ा कर लीजिए। ओवरऑल घेरा बहुत छोटा हो गया है कि वो फोटो ले लेगा। मैं बिल्कुल और दूसरे वीडियो आप बना लें, छोटे छोटे 2-2 मिनट के 2-3। कोई बात नहीं, ठीक तो कम से कम ये होगा कि ठीक है मैडम। सब लोग जब बोले नीरज नीरज आ गए। हमारे बाकी साथी जरा पीछे आ जाएंगे। थोड़ा सा साथियों को जगह दीजिए, मुझे इशारे आ रहे हैं। सीनियर साथी को थोड़ा थोड़ा गैप बनाइए। ये हम घेरा थोड़ा बड़ा बना सकते हैं क्या? थोड़ा और दायरा में बड़ा कर लें, बड़े हाल में रखा। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। थोड़ा पीछे से बोलने में भी ना हमें 15-20 मिनट तो मुझे अपनी बात ही कहनी है। अरे नाराज मत होइए। कोई बात नहीं, उनको करने दिया अपना हमको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ये उनका डोमेन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आए यही आपका सबका स्वागत है हमारे बीच में। आप जैसे जानते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर की प्रभारी श्री रजनी पाटिल जी को आप परिवार भी जानते हैं। आज के लिए सूची डिप्यूटेड जो हैं हमारी AICC की स्पोर्ट्स पर्सन रागिनी नायक जी, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब, हमारी पार्टी के नायब सदर साहिबान और वाइस प्रेसिडेंट श्री मुलाराम जी, रमन जी, जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट अर्बन के इंचार्ज प्रेसिडेंट योगेश साहनी जी, ठाकुर बलवीर सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी, नेशनल प्रेसिडेंट NSUI के नीली कुंदन जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के सरल पटेल जी राइट साइड, और रजनीश शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आप सबका और हमारे नेता का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, तो देश भर में नेशन वाइड हमारा सीरीज का प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, उसके लिए रजनी पाटिल जी आपको जो है वो अपनी बात बताने आई है पार्टी की तरफ से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली इसी पे कंसंट्रेट रहेगी। आपसे दरख्वास्त है, और दूसरी दरख्वास्त आपसे ये है कि बाद में इंडिविजुअल बाइट जो है वो मुश्किल पड़ती है। कोविड का ध्यान भी हमने रखना है, अपडेट रखना है, उसमें कोऑपरेट करिए, इसलिए कोशिश करिए, यहाँ पूछना है यही पूछिए, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहिए। तो आपका स्वागत है। मैं पहले रागिनी जी को ही कहूँगा कि वो आज के सब्जेक्ट रहेंगे, फिर आपके इसी सब्जेक्ट पे सवाल ज़्यादा हों तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। रागिनी जी। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मीर साहब का, जम्मू कश्मीर की प्रभारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी पाटिल जी का, और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी का, कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश की जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता की पेट पर लात मारने का काम किया है, महंगाई के मुद्दे पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं आप सभी लोगों की हूँ कि आप लोग धैर्य से कांग्रेस पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं।
ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, था इंतज़ार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। तो 2014 में बहुत सब्ज बाग दिखाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। याद होगा आप सब लोगों को, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये सभी नारे जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दिए थे, वो आज कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, बेमानी और बेमतलब लग गए। और यही कारण है कि महंगाई की बात तो हम सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं। वो गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था कि सखी सनिया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी। आज सूरत हाल देश का ये है कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, जब घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती जाती है, जब फल सब्जी दूध खाने के तेल को खरीदना मुश्किल होता जाता है, तो ये जले पर नमक रगड़ना नहीं है तो क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार प्रचंड बहुमत देकर देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया था। और ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि मुखिया ऐसा होता है एक अभिभावक की तरह, जो अपने हर परिवार के सदस्य का समान रूप से ख्याल रखता है। तो जनता की मदद करने के बजाय, जनता की जेब में कुछ पैसा डालने की बजाय, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, राहुल गांधी जी लगातार जब से पिछले साल हमारे देश पर कोरोना का प्रहार हुआ, वो लगातार कह रहे हैं कि जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो हाशिए पर खड़ा इंसान है, जो गरीब है, गुरबा है, उसके जेब में 6,000 रुपये डालकर न्याय करिए मोदी जी। तो एक्साइज ड्यूटी का पैसा मोदी जी अपनी जेब में ले लेते हैं, पर जनता की जेब लगातार काटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आज महंगाई के मुद्दे पर आकर हम आपसे बात करें। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम उठाई है कि देश के तमाम प्रमुख शहरों में, देश की तमाम राजधानियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता जाकर आप सभी के माध्यम से महंगाई पर सवाल पूछने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये मुहिम बहुत ज़रूरी थी, आज यहाँ से शुरुआत की है। कुछ तथ्य बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि तथ्यों के बिना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी लफाजी करके चले गए। हालांकि लफाजी और मन की बात करने का काम मोदी जी का है, हम तो जन की बात करते हैं। तो देखिए, एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि CMIE, उसने कुछ चौंका देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, और मोदी राज में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। वो कहते थे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, और पिछले साल केवल 2 महीने में 2 करोड़ नौकरियां चली गई। यानी अप्रैल और मई 2020 में देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 97% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनके पिछली 1.5 साल में आय कम हुई, आमदनी कम हुई, जेब में पैसा कम आया। इसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड का 1,25,000 करोड़ रुपया लोग निकलवा चुके हैं। प्रोविडेंट फंड यानी कि आदमी सोचता है कि बेटी की शादी होगी तब उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सोचता है कि मकान बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, या रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के लिए, वो सारा पैसा निकाला जा चुका है। मोदी जी स्वयं जब देश की बात करने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन देंगे। यानी कि ये हाल हो गया है देश का
कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हो गए हैं, इस स्तर पर लाकर मोदी जी ने छोड़ दिया है। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए बताई कि देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, गरीबी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे समय में मदद के बजाय लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम मोदी जी कैसे कर रहे हैं, ये भी मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। तो 1 जनवरी 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 65 बार बढ़ा दिए। अब आप सभी मीडिया कर्मी भी हैं, किसी कोई स्कूटी से आता होगा, कोई मोटरसाइकिल से आता होगा, कोई कार से आता होगा, आवागमन करता होगा। खासतौर से जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं सारे, उनका तो सुबह से शाम का काम है। 200 शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर पहुंच गई है। किसकी जेब पर फर्क नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ का मुनाफा पिछले 7 सालों में कमाया। यानी कि जनता को हम कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, वो देने के लिए नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में भरने के लिए, सेंट्रल विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपया खर्चने के लिए, 8,500 करोड़ का अपना पर्सनल प्लेन खरीदने के लिए है, और तो और छोड़िए 10 लाख रुपए का अपने ही नाम की कढ़ाई वाला सूट पहनने के लिए पैसा है। लेकिन गरीब जनता को 6,000 रुपया देने के लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं। एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक्साइज कलेक्शन 2014-15 में 1,72,000 करोड़ था, और वो बढ़कर 4,53,000 करोड़ रुपया हो गया है। लगातार एक्साइज ड्यूटी से पैसा बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमारे समय पर 2014 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $108 का दाम था। तब 71 रुपए का पेट्रोल था, 57 रुपए का डीजल था। 108 रुपए प्रति बैरल US डॉलर। आज औसतन 45 से 50 USD पर बैरल का रेट चल रहा है, और हम 100 रुपया दे रहे हैं। यानी कि जब दुगना दाम था तब हम 71 रुपए दे रहे थे, अब आधा दाम हो गया है, तब हम 100 रुपए दे रहे हैं। तो ये इस बीच की जो मुनाफाखोरी है, मैं समझती हूँ एक बहुत ही निर्दयी सरकार, एक बहुत ही निष्ठुर सरकार, और एक ऐसी सरकार जो अपने देश के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखती है, वो ऐसे आपदा में अवसर खोजने का काम कर सकती है, और वो इस तरीके की मुनाफाखोरी का काम कर सकती है। अब मैं महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मेरे भी घर का अपना बजट है, और जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में 42% का उछाल आता है कीमत में, तो मेरा भी बजट बिगड़ जाता है। हर महिला जो अपने घर में बचत कर करके बजट बनाती है, फिर उसमें से कुछ बचाती है, और फिर वो अपने ज़रूरत के समय के लिए जोड़ कर रखती है, आज वो खून के आंसू रो रही है। कोई ऐसी गृहिणी नहीं होगी जिसको आज अपना बजट बनाने में दिक्कत ना हो रही। दूध का दाम बढ़ गया। कुछ मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2014 में 44 रुपए का था फुल क्रीम दूध, आज 57 रुपए का हो गया। टोंड दूध था 34 रुपए का, आज 47 रुपए का हो गया। खाने के तेल में करीब 31% का उछाल आया। सरसों का तेल जो 65 से 70 रुपए लीटर मिल रहा था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, दालों का दाम दुगना हो गया है। तो न सिर्फ थाली में से सब्जी और फल और दूध गायब हो रहा है, मैं समझती हूँ कि अच्छा जीवन जीने की जो आशा थी, जो कि अच्छे दिन के नारे के साथ जुड़ी हुई थी, वो भी आज लोगों की एक के बाद एक टूटती जा रही है। वो आशा निराशा में बदलती जा रही है, और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वो दुराशा में बदल जाएगी। मोदी जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। एक मुद्दा और, घरेलू गैस, मतलब थाली से खाना गया, पकाना भी मुश्किल हो गया। कैसे पकाएंगे? एक उज्ज्वला योजना आपको याद होगी, बहुत झुंझुना बजाया था मोदी सरकार ने। उज्ज्वला फ्री कनेक्शन। एक ये बड़े मियाँ हैं जो फ्री करते हैं, और एक वो छोटे मियाँ भी हैं, आप जान रहे होंगे, दिल्ली वाले। मुफ्त कुछ नहीं होता, सब जनता की जेब से आता है। ना प्रधानमंत्री अपनी जायदाद बेचकर कुछ मुफ्त में देते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री देते हैं, सब जनता का पैसा है। पर उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये ज़रूर
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं। तो घरेलू गैस 2014 में 414 रुपये एक सिलेंडर की कीमत थी, पिछले 7 सालों में दुगने से ज़्यादा हो गई, अब करीब 850 रुपये का एक गैस का सिलेंडर मिलता है। तो उज्ज्वला योजना में जो मोदी जी ने कहा कि हमने बहुत सारे फ्री कनेक्शन बांटे हैं, मैं जानना चाहती हूँ आज 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास गैस का कनेक्शन है, और इनमें से ज़्यादातर लोग उसी श्रेणी में आते हैं जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, वो 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो वो लाभार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्या वो 850 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर खरीद सकते हैं? क्या इतनी हैसियत है? क्या मोदी जी ने मुफ्त का सपना दिखाकर जो वोट लिया था उसके एवज में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सच में काम किया है? तो मोदी सरकार के खाने और दिखाने के दांतों में कितना फ़र्क है, ये इसी योजना के फ्लॉप होने से हमें पता चल जाता है। 7 महीनों में 6 बार दाम बढ़ाया गया, 240 रुपया बढ़ गया है। तो अगर हम इस बात का हिसाब लगाएं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है सऊदी अरामको से ये निर्धारित करता है कि क्या दाम होगा एलपीजी का। अंतर्राष्ट्रीय दामों के हिसाब से करीब 550 रुपये का गैस सिलेंडर होना चाहिए, पर मोदी जी इसके ऊपर 5% जीएसटी लगाते हैं, फिर एजेंसी का कमीशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है, तो 550 की चीज़ 850 रुपये में मिलती है। कांग्रेस सरकार ने 1,42,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी दी थी, इसीलिए हम 414 का सिलेंडर दे पाए थे। उस फ्यूल सब्सिडी को घटा कर इतना कम कर दिया है मोदी जी ने कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 100 के पार पेट्रोल पहुंचा है, बहुत जल्दी 1000 रुपये के पार गैस सिलेंडर भी पहुंचने वाला है। और मैं अंत में बात करूंगी अपने किसान भाइयों की। मोदी जी के पास अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए समय है, 7 महीने से धरना दे रहे किसानों के लिए उनके पास समय नहीं, उनसे बात करने के लिए समय नहीं। यही चुनाव देखिए, जैसे चुनाव के आने और जाने के हिसाब से पेट्रोल का दाम बढ़ता और घटता है, चुनाव चलते रहते हैं तो घटता रहेगा, और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जनता के और जनमुखी मुद्दों के हिसाब से काम नहीं करते, वो चुनावी रणनीति के हिसाब से सारे काम करते हैं। इसी तरीके से यही किसान भाई, जब चुनाव आता है तो अन्नदाता, और चुनाव चले जाए तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और हर तरीके की बातें सुनते हैं। तो अब किसानों के जीवन पे एक तो डीजल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, सीधा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता है तो वो किसान भाई बहनों को लगता है। तो मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, जो कृषि उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, उनके दाम बढ़ा दिए। तो प्रति हेक्टेयर करीब 20,000 रुपये की कीमत जो है, लागत है, कल्टीवेशन के लिए जो उनको पैसा लगाना पड़ता है, वो बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ 73 साल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्टिलाइज़र पे 5% जीएसटी, पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाकर किसान भाई बहनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम, जो इस देश के अन्नदाता हैं उसे नुकसान पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। तो अंततः बात यह है कि जो नारा था अच्छे दिन, अब जनता कह रही है वो बदल के हो गया महंगे दिन। जो नारा था मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है अब वो नारा हो गया है मोदी है तो महंगाई है और हम पर आफत बनाई है। ऐसे समय में जब जनता को मदद के हाथ की ज़रूरत है, जब सरकार के साथ की ज़रूरत है, तब मोदी सरकार सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना और शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पुरजोर तरीके से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में कभी करीब 62% और डीजल में करीब 70% जो मुनाफा कमा रही है केंद्र सरकार, वो सेस के रूप में कमाती है। एंड सेस प्रोसीड्स आर नेवर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेस का जो मुनाफा है वो प्रदेश सरकारों को कुछ नहीं देना पड़ता, उसमें से सब कुछ मोदी सरकार की जेब में जाता है। तो इस मुनाफाखोरी में कटौती की जाए और जनता की मदद के लिए जो न्याय राहुल गांधी जी ने मांगा था, उस न्याय पर अमल करना पड़ेगा। आप हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, न्याय की जगह कोई और नाम रख लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए। वी आर नॉट क्रेडिट मॉन्गर्स। आप जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाएगी, आप लोगों को माध्यम बनाकर, धरना प्रदर्शन करके। हालांकि मैं समझती हूँ कि कोविड के कारण एजुकेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो गया है, सिकुड़ गया है, सिमट गया है, लेकिन हर तरह से कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर महंगाई को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की जनता के साथ खड़ी है। और जब तक मोदी जी, जैसा कि आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने जब आवाज़ उठाई तो मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के बावजूद भी उनको घुटने टिकाने पड़े थे। वही मोदी सरकार को घुटने टिकाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस प्रण के साथ आज आप लोगों से ये वार्ता की, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम में से कोई हमारा साथी आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न आपसे, लगातार अगर विपक्ष के तौर पर आपको देखा जाए, अच्छा किरदार आप निभा रहे, क्योंकि आप सत्ता बहुत हो चुके हैं, लेकिन इस समय जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा 1.26 लाख करोड़ का भुगतान है वो करना है 2026 तक। जो पूरा का पूरा कर्जा है कांग्रेस की सरकार हम पर छोड़कर गई है, तो इसी कारण महंगाई के दौर से आम जनता को गुजरना पड़ रहा है। दूसरा तर्क ये कहूँगी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुनाफा जिस तरह से आप कह रही हैं, तो केंद्र सरकार मुनाफे को क्यों नहीं देख रही है, बल्कि इसमें भी कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी करेगी। कांग्रेस ने ऐसा किया। देखिए, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने एक बार कहा था कि 70 साल की कोई तो एक्सपायरी डेट होगी। भाई 7 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी केंद्र में चला रहे हैं, और जब भी कोई कठिन सवाल जनता पूछती है तो वो कांग्रेस की तरफ देखने लगते हैं। भाई 7 साल से हम तो सत्ता में नहीं है, हमारा तो प्रचंड बहुमत नहीं है, हम तो सरकार नहीं चला रहे, लेकिन जनता के मुद्दे हम जरूर उठाएंगे। अब मैं आपसे 2-3 तथ्य आपके सामने जल्दी से रखती हूँ। पहली बात मैंने बताई कि एक्साइज ड्यूटी का 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की जेब में जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सरकार उस पैसे का सदुपयोग करे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। दूसरी बात मैंने अपने वक्तव्य में बताई कि कांग्रेस पार्टी 108 रुपये प्रति बैरल का जब रेट था यूएस डॉलर का पेट्रोल का, उसके बावजूद भी 71 रुपये देने में सक्षम थी, क्योंकि हमारी नीति सही थी, क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था का बंटाधार नहीं किया था, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन इस तरीके का कभी नहीं था। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दौर हमने देख लिया कोरोना से पहले ही। अब बेरोजगारी पर सवाल पूछे तो भी ये कहा जाता है कि ये तो कोरोना के कारण हो गया। तो बताइए कि नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के सदस्यों ने तो कब इस्तीफा दे दिया था 3 साल पहले, ये कहकर कि बेरोजगारी के आंकड़े मोदी जी गलत बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछली कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ने का काम होता है और कांग्रेस की राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी जीएसटी के एरियर भी राज्य सरकारों के नहीं दिए गए। राजस्थान को केंद्र सरकार से 7,000 करोड़ का जीएसटी एरियर मिलता है, पंजाब को 7,393 करोड़ का मिलता है, छत्तीसगढ़ को 3,000 करोड़ का जीएसटी एरियर मिलता है, तमिलनाडु को 6,415 करोड़ का जीएसटी एरियर मिलता है। और जब आप सेस के रूप में 60% मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि आप प्रदेश सरकारों को दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक नीतियों में गड़बड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगी आपको, ये सब गड़बड़ क्यों शुरू हुई? कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी बिल्कुल गलत निर्णय है, मत करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उनका ऑफिशियल औपचारिक बयान था, उन्होंने कहा कि अगर डीमोनेटाइजेशन होता है तो जीडीपी 2% नीचे गिरेगी। तब नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल में खड़े होकर कहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। और आज जब हम माइनस में चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था, तब कौन छाता लेकर नहा रहा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। रागिनी जी, मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता, खैर महंगाई तो एक मुद्दा है, लेकिन उनके मन में एक और सवाल है। इस सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का वो नेता, उसके दौरे कम हो गए,
जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बनता था गुलाम नबी आज़ाद, क्या कारण है कि उनके दौरे जो है जम्मू कश्मीर के कम हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद से थोड़ा नाराज चल रही है? रागिनी जी, इसका सप्लीमेंट्री है क्योंकि महंगाई के लिए बेहद जरूरी है कि जनता और विपक्ष दोनों मिलकर लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बीच में जो हाल ही में जो देखा था कि गुलाम नबी आज़ाद और पार्टी के बीच में बेहतर नहीं चल रहा, उनके पुतले तक जलाए गए थे। अब कांग्रेस पार्टी के बीच में किसी लीडर को ब्लॉक प्रेसिडेंट तक की पोस्ट दी, उन्होंने कहा जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा मैं पार्टी की वो पदवी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब तक इन ऐसी चीज़ें चलेंगी विपक्ष खुद मजबूत कैसे होगा और जनता को साथ लेके कैसे? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। हाँ, मूलतः आज मेरा विषय महंगाई है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहूँगी। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक परिवार में जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली को मानता है, किसी भी मनमुटाव या किसी भी मतभेद को कहने का, प्रस्तुत करने का और उस पर एक वाद विवाद संवाद करने का पूरा अधिकार होता है। और जहाँ चार बर्तन होते हैं, थोड़े बहुत खटकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी बहुत वरिष्ठ नेता का ओहदा पार्टी में कम हो गया, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी साझा सरोकार और साझा नेतृत्व में विश्वास रखती है। हम सब, जब वो कहते हैं ना बंद गुट्ठी लाख की, अगर हम सब साथ हैं तो बहुत अच्छे से काम होगा और इसी दिशा में हमारा प्रयास है, वो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं छोटी सी बात कहूँ, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसा हाल तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नहीं बन रही। जो सांसद है वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने तो कोविड में कुछ काम ही नहीं किया। जो विधायक हैं वो खुद विधानसभा के अंदर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोटो गायब कर देते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बधाई तक नहीं देते अपने जन्मदिन की, और फिर मजबूर करते हैं कि सब लोग खड़े होकर एक फ्रेम में फ़ोटो खिंचवा लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार मंत्री हैं, बिना फ़ोटो के काम नहीं चलता। तो ऐसी सरफुटौल जिनकी हो रही हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और आपने एक जनता और विपक्ष की बात पूछी, वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिना जनता के लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। जनता जनार्दन है। जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ा सा जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष का सबसे मजबूत हथियार होता है। आप धरना दे सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, पर कोविड के कारण वो एजुटेशनल स्पेस जो है उसका संकुचन हुआ है, वो थोड़ा सा सिकुड़ा है। तो एक वो कारण भी है कि आप ऐसे नहीं देख रहे कि जनता सड़कों पर है, पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। लोग बहुत समझदार हैं और उनको जो असल में मूर्ख समझता है वो खुद बुड़बक बन जाता है। तो जनता ने मन बना लिया है, वो इंतज़ार में बैठी है कि कब दोबारा वोट देने का समय आएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का बंटाधार, तीसरी तरफ नौजवान बेरोजगार। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में इन सारी गड़बड़ झाला नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ है, जिसके घर में कोई जान पहचान का, कोई नाते रिश्तेदार संक्रमित नहीं हुआ, उसकी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की किल्लत से, अस्पतालों की किल्लत से, बिस्तरों की किल्लत से, दवाई की किल्लत से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आय कम ना हुई हो, जिसकी सैलरी में कटौती ना हुई हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका घर का बजट ना बिगड़ा हो। ये सारी चीज़ें हैं जो तन मन धन तीनों को प्रभावित करती हैं और अगले चुनाव में इसका नतीजा ज़रूर मिलेगा। जनता मन बनाए बैठी है, दिख ना रही हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक संकल्प जरूर जनता ने कर लिया। रागिनी जी, आपसे एक सवाल है। रागिनी जी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछले साल की बात करें या 2 सालों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा के साथ महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 2024 के चुनावों को देखती है? क्योंकि मुद्दे और भी बहुत सारे हैं देश में जिसमें कांग्रेस को थोड़ा और मजबूत पक्ष रखना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनमुखी मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहती है। ऐसे मुद्दे जो लोगों के दैनंदिन जीवन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। और आपने कहा महंगाई, जब तक महंगाई रहेगी हम ज़रूर ये मुद्दा उठाएंगे। अगर महंगाई कम हो जाती है और कोई ज्वलंत मुद्दा होता है हम उसे भी उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर 2-3 बड़े मुद्दे हैं देश में तो हम उसे ना उठाएं। आप देखिए, राहुल जी लगातार पिछले साल से बहुत दूरदृष्टि के साथ कोरोना से संबंधित तमाम सुझाव देते रहे, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। फरवरी 2020 में उन्होंने कह दिया था कि जब वैक्सीन आएगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, जो मोदी जी के पास नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा। ऑक्सीजन को लेकर आपने देखा किस तरीके से राहुल जी ने वक्तव्यों को रखा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है,
इसकी ऑडिटिंग कराई जाएगी और एक नेशनल टास्क फोर्स बना लिया कि मोदी सरकार से सारा जो नियंत्रण था उनके अधिकार से वापस ले लिया। और तो आप देखिए कि हर मुद्दा जो उठकर आता है, उससे पहले मैंने आपसे कहा भूमि अधिग्रहण का मसला था या किसानों का जो मसला है, जो 3 काले कानूनों का मसला है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि खाली टनल में हाथ हिलाना है, आप कहें कि मोर को दाना चुगाना है, आप कहें कि अपनी माता जी के पैर छूने के लिए 50 फोटोग्राफर को लेने जाना है, तो भैया ये तो राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती और कांग्रेस पार्टी के नेता कतई नहीं करते। ये मोदी जी को सूट करता है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो टीवी पर दिखें, फोटो पर दिखें, इसीलिए वो आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, एक दिन का पूरा तमाशा हुआ 80 लाख 86 लाख लोगों का हमने टीकाकरण किया। बाद में पता चला कि एक दिन का इवेंट बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने सभी भाजपा शासित राज्यों में 1 महीने टीकाकरण की गति को बिल्कुल कम करा दिया। इतना कम करा दिया कि 21 जून को 86 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ था और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 962 लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो ये सरकार नतीजों में विश्वास नहीं रखती, नज़ारों में विश्वास रखती है। मोदी जी ने तो बिना कचड़े के झाड़ू लगा दी थी स्वच्छ भारत अभियान में। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, मैं एक एक करके सारी गिना सकती हूँ, पर जनता के मुद्दों पर हम टिके रहेंगे क्योंकि वही असली राजनीति है। पेट्रोल की बात करें तो कांग्रेस पर ये आरोप लगता है कि बॉन्ड की जो पॉलिसी लाई थी बॉन्ड की, उसकी वजह से महंगे हुए और दूसरा एडिबल ऑयल को लेकर एक बात जरूर बार बार आ रही है कि शायद मिक्सिंग जो है वो खत्म हो गई है, इसकी वजह से महंगा हुआ और किसानों को फायदा हो रहा है। ऐड ऑन करूंगा, यदि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या मैनिफेस्टो में आप पेट्रोल 60 लीटर देने के सक्षम है और गैस सिलेंडर 400 देने के सक्षम आएगा आपके? देखिए, हम सक्षम तो बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें करी भी जा सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने बॉन्ड के ऊपर बात करी, तो देखिए बॉन्ड का एक खास काम था कि अगर बहुत महंगा हो जाता है तेल तो उसका भार सीधे जनता पर ना पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए। तो एक छोटे समय के लिए ऑयल बॉन्ड लाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और उसकी कुल कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1.4 लाख करोड़ रुपए के हमने बॉन्ड लिए थे। और अब अगर देखा जाए तो उसमें 3.5% का इजाफा हुआ है और मोदी सरकार अभी 71,198 करोड़ रुपए एक्सचेकर के बॉन्ड में दे चुकी है। तो ये वही बात हो गई कि जैसे मनरेगा को कहा था कि ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक बनेगा और फिर उसी मनरेगा में लगातार पैसा दे देकर कहते रहे कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो मनरेगा ने गांव को बचाया था, गांव के लोगों को नुकसान नहीं हुआ था। तो वही बात है, अब ऑयल बॉन्ड क्योंकि कांग्रेस लेकर आई है तो आप आरोप लगाते रहेंगे और कुछ ही सालों के अंतर्गत आपने खुद 71,000 करोड़ रुपया उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो कांग्रेस करे तो गलत है, हम करें तो सही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता है। एक मिनट, उनके प्रश्न का मैंने जवाब दे एक जी, एक बार दोबारा पूछ लीजिए। जब आप चुनावी प्रक्रिया में उतरेंगे तो क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 60 या 70 लीटर देने का जनता को मार्केट होगा उस हिसाब से? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य होगा और जिस अवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था होगी उसके हिसाब से हम उच्चतम निर्णय लेंगे। सबसे बढ़िया जो जनता के लिए होगा, 100 रुपये का पेट्रोल नहीं होगा। और पेट्रोल और डीजल, लोग डीजल की कार इसलिए खरीदते थे क्योंकि पेट्रोल और डीजल में 20-25 रुपये का फर्क होता था। आज डीजल की कार महंगी होती जा रही है और पेट्रोल और डीजल के बीच का फर्क 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया रह गया है। तो इसीलिए ये इस तरीके की जो अनर्गल नीतियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की नहीं रहेंगी, इतना मैं सुनिश्चित तौर पर आपसे कह सकती हूँ। मैं फिर आ जाऊँगा। Sunil Bhatt from Aaj Tak India Today. Ma'am, we have seen that there is a major, leadership crisis in the Congress party nationally. Sometimes there is talk about old guard versus young guard. Already we have seen Jyotiraditya Scindia, Jitin Prasad, they have, quit the Congress. All is not well in Rajasthan also. Sachin Pilot is also, in a rebellious mood. And there is ambiguity over the presidentship of the Congress. Who is going to be the next I don't think president there is any ambiguity over the Congress presidentship. Sonia Gandhi ji is our interim president. We were supposed to have elections in June, but I think you must remember that Rahul ji has said that during this crisis we are not going to indulge in a political activity because of which we did not have elections.
So in CWC meeting, we demanded, because it was good before us, and we demanded that during Corona, we should not call for the election of the Congress president. So with our demand, it was deferred. But isn't it matter of concern for the party? Young leaders are leaving the party. see, there are many people whose actions are premised on opportunism. If they see a short-term opportunity somewhere, a short-term gain, they switch over. And I think the term Aya Ram Gaya Ram, or the fact that there are turncoats in politics, is nothing new. It has been there since time immemorial. There are many people who switched over to our party also. There is Shatrughan Sinha, there is Kirti Azad, there are other such people, and there are many people who switch over to the other party. Best of luck to them. Good wishes. But I think you might indicate that there are 3-4 people who've gone to the other side, but there are lakhs and lakhs, there are millions of ideologically committed Congress activists and leaders that are there in the party. They are ready to fight for the Congress ideology, for the way that Nehru and Gandhi has shown to this country and to us. We are here, and there are so many other people who will continue to fight and struggle in this particular behalf. क्या लगता है आपको, क्या रोड मैप कांग्रेस की तरफ से है? इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे आया, लेकिन दूसरी तरफ से 370 पर भी पीडीपी खासकर बीजेपी को टारगेट कर रही है। आपकी पार्टी में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, पर कई पार्टी लीडर ये कहते हैं कि 370 को वापस रिस्टोर करना चाहिए, कई कहते हैं कि इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीर साहब आपको जवाब देंगे, पर कंफ्यूजन कोई नहीं। समीर जी, आपको पता है हमने सारी चीज़ें ऑलवेज और प्रेस के सामने, और किसी पार्टी में कंफ्यूजन होगा, कांग्रेस पार्टी का कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने जो लाइन ली है आपके सामने ली है, कोई भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं रखा जो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। फिलहाल जम्मू कश्मीर अवाम की डिमांड है कि हमें स्टेट वापस दो, जो बीजेपी की ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कमिटमेंट है, होम मिनिस्ट्री की कमिटमेंट है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट रेस्टोर करेंगे। होम मिनिस्टर कहता है एवरीथिंग इज नाउ ओके इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर कहता है हमें स्टेट दो। हम कहते हैं उसके बाद एक पब्लिक सरकार दो, अवामी सरकार दो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें चलती रही। आपने मेमोरेंडम में दिया कि अगस्त 5 को जो डिसीजन लिया था 2009 अनडेमोक्रेटिक, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको रेस्टोर करें? हमने कहा बारहा कहा, पार्लियामेंट को कानून बनाने का, कानूनों को तरमीम करने का पूरा राइट है, मगर जिस तरीके से जमहूरी तरीके से उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के बारे में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया और अचानक एक फैसला लिया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सदमा है जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी की। आप वहाँ क्यों अटक रहे हो? हम 5 अगस्त के फैसले को लेकर गए, हम अभी नीति ग्रीडी में नहीं जा रहे, उसमें इंग्रेडिएंट्स में नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि मोटे तौर पर जो जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला लिया पार्लियामेंट ने, मोदी साहब ने, वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे भी बड़ी आवाज़ से आप मेरे से सुनना चाहते हो तो उससे ज़्यादा मेरी आवाज़ नहीं। हमारा बुनियादी सवाल उनके प्रोसीजर को लेकर है, उसके आगे दुनिया आगे चलेगा, आगे आगे बातें होंगी, वो बता दीजिए। राठी जी, यूपीए गवर्नमेंट जब थी और जब भी प्राइस हाइक होता था खासतौर पर पेट्रोल या डीजल को लेकर, तो बीजेपी उस समय ऐसा प्रेशर क्रिएट करती थी कि आपको रोल बैक करना पड़ता था। अब आज एनडीए की सरकार है और इनके समय में जब प्राइस हाइक होता है, तो क्या ये आपको लगता है कि आप ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही हैं कि सरकार को मजबूर होना पड़े अपने रोल बैक करने के लिए? देखिए, अक्सर जो अधिनायकवादी नेता होता है, जिसके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी होती है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता। तो भारत का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन, पहले जन आता है, फिर गण आता है, फिर मन आता है। तो जन और गण को ताक कर रख के मोदी जी तो सिर्फ मन की बात अपनी कहते हैं, उनके लिए मनमानी करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप कुछ करते रहिए। 700 किसानों ने खुदकुशी कर ली, खत्म हो गए, शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी के कानों पर जू नहीं रही, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी नेता जो सच में जनता से संवेदना के स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसके नाक के नीचे अगर इस तरीके की कोई वारदात हो रही है और उसका दिल ना पसीजे,
तो ये वो आप इसको ये हमारी विफलता के साथ मत जोड़िए, ये मोदी जी की विफलता है। कांग्रेस पार्टी रोल बैक करती थी क्योंकि अगर हमें ये लगता था कि हमारी कोई नीति ऐसी बन गई है जिससे जनता को नुकसान हो रहा है या जनता पसंद नहीं कर रही है, तो हम सर झुकाकर अपना फैसला वापस लेते थे। कहते हैं जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, जो ठूट है वो सीधा खड़ा रहता है, और अंततः ठूट जो है वो टूट कर गिर जाता है। फलदार वृक्ष है जितना भी झुके वो और फलदार होता है। तो कांग्रेस हमेशा संवेदनशील रही है, हमेशा जनता के मुद्दों के प्रति सक्रिय रही है, लेकिन मोदी सरकार की वो नीति बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास आज मेजॉरिटी है तो वो बुलडोज करके जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस समय की जो सरकार है वो मेजॉरिटी को लेकर पूरी तरह से एरोगेंट हो चुकी है? बिल्कुल एरोगेंट है, अहंकार है, दम्भ है, और मैं तो कहती हूँ कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, और रावण को तो महाज्ञानी बताते हैं। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो फिर क्या अंजाम होगा गुलिस्तान का वो मुझे कहना नहीं चाहिए। हम बचाने में लगे हैं गुलिस्तान को, वो जलाने में लगे हैं गुलिस्तान को। Rakesh, my question to you. Short while back you said there is a difference between Prime Minister and Yogi Adityanath. And today Prime Minister has given a statement that there is a land of law. He said there is a land of law in Uttar Pradesh. It is because of that the terrorists and the land mafia is getting desperate. How do you look at this statement? See, Modi ji had said that he is going to give 2 crore jobs. Did we get 2 crore jobs? Modi ji had promised that there will be 15 lakh in everybody's account. Did we receive 15 lakh in everybody's account? Modi ji, in order to influence people, has said so many fallacious and erroneous things. That is why I began my statement today by saying that there is a very big difference between what Modi says and what Modi does. And as we know, actions always speak louder than words. So his words have no meaning as of now. And because the split is wide open, because Uttar Pradesh BJP is washing its linen in public, I think Modi now wants to show people that there is a mode of reconciliation. But that is not the case. There is a certain rift between the Prime Minister and the Chief Minister, and there is a certain rift between the Deputy Chief Ministers and the Chief Minister. And also one very important thing, they were trying to lure the Nishad community. And since Sanjay Nishad hasn't been given anything in the ministerial reshuffle that has happened, I think it's going to be a very, very difficult time for the BJP in Uttar Pradesh. Whatever Modi ji says, I don't think it's going to have the same effect which it had in the last Do you election. think the land of law exists there in Uttar Pradesh? Law of land or land of law? Law of land, I think, yeah, law of land. I don't think there is any law of land. वहाँ पर पूरी तरीके से जो, अब मैं एक हिंदी में आपको एक बात कहती हूँ कि एक चीज़ होती है जंगल राज, जो आप कह रहे हैं लॉ ऑफ लैंड, कि क्या वहाँ पर कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। सपना दिखाया था राम राज्य का, आज वहाँ पर रावण राज्य। चाहे आप बात करें उन्नाव की, चाहे आप बात करें हाथरस की, चाहे आप बात करें गंगा जी के पाठ की जो कि लाशों से भर गए थे, फिर रामनामी की खींचनी पड़ी, चाहे आप बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर की जिसने 94 NSA के केसेस को स्क्वॉश किया ये कहकर कि योगी सरकार is actually indulging in misuse of law, and the FIRs are just cut copy paste and there is no application of mind. This is the order which the Allahabad High Court gave. और जो गाड़ी पलटाने का काम भी हो रहा है यूपी में, आपको लगता है कोई लॉ एनफोर्समेंट वहाँ पर? One question related to that. Jamaatul Ulema Hind, they said that they will be providing legal assistance to all those boys who had been arrested for their links with Al-Qaeda in Uttar Pradesh. How do you see this organization? Why should I comment on this organization? I really don't want to. If they want to do something, they might. One important question is. You've asked 3 important questions. One last question I'll be asking because we are getting after a long time to chat with you. So one last question, because wherever there is a Congress stable government, and wherever there is a stable government, we are talking about Punjab right now. So again we have seen that there is an infighting, and there are reports that Navjot Singh Sidhu will be appointed as the president of the party. How do you see this thing when already Captain Amrinder Singh was trying to provide? You don't have a faith in Captain Amrinder, or you believe in just infighting between the young guard and the old guard, what my friend was talking about? As I said earlier, Congress has inner party democracy. If there is some difference of opinion between the leaders, which is welcome in our party, we don't function like the BJP where even a leaf can't move without the order from Mr. Narendra Modi. I think the people of Punjab are with the Congress party.
people of Punjab are with their Chief Minister, because the Chief Minister has done exceptional work. The government has done exceptional work. BJP doesn't hold a chance. The Akalis have moved away from them because they also see that there is an imminent defeat which is lurking in front of the BJP. So I think at this point in time there is no infighting. There was a difference of opinion, the leadership has met Mr. Sidhu and Captain Amrinder Singh, and I don't think that there is any infighting in the Punjab Congress as of now. जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी का बयान आया चाइना पे, उनका कमीशन हुआ है लद्दाख में, जबकि आर्मी ने डिनाई किया। आपको लगता है कि सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर कम से कम वो जो बयान पहले भी देते रहे हैं, बड़ा उसमें आर्मी की तरफ से रिबटल आया है कि नहीं है, तो आपको लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, पुलवामा में हमारे 20 जवान शहीद हुए, 40 जवान शहीद हुए और पूरा देश उनका ऋणी है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम उस दिन की बात करें जब हमने तो टीवी पर ये खबर सुनी, तो बहुत हृदय विदारक घटना थी, पर बहुत रोमांचित करने वाली भी घटना थी कि इतने वीर जवान अपने देश भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। पर उसके कुछ ही दिन बाद जाकर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग में जाकर ये कह दिया कि हमारी तो सीमा में कोई घुसा नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं हुई। अगर घुसपैठ नहीं हुई थी तो हमारे सैनिक क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा उपहास अगर किसी ने उड़ाया तो वो मोदी जी ने उड़ाया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर 3 रीजन बताए जाते हैं जहां पर घुसपैठ हुई है। मोदी जी के दबाव में कुछ दिन बाद वो भी हटा दिए जाते हैं। तो मोदी जी के दबाव में सरकार कोई बात कहती है, फिर उसे वापस ले लेती है। कभी पाकिस्तान से बात करनी है, कभी नहीं करनी, कभी बिरयानी खानी है, साड़ी शॉर्ट डिप्लोमेसी करनी है, कभी रेड कारपेट वेलकम देके ISI को बुलाना है, फिर कह देना है कि जी पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे नेबर्स के साथ, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो सामरिक नीति है, वो इतनी गड़बड़ है, इतनी ढुलमुल है कि कुछ मोदी जी को खुद ही नहीं पता कि शी जिनपिंग को लाल आंख दिखानी है, गलबैया होना है कि झूला झूलना है। तो ऐसे समय में जब सरकार की नीति पर ही कोई विश्वास नहीं कर सकता, आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है पहला सवाल मोदी सरकार से इस बात पर पूछना चाहिए। आर्मी पर पूरा भरोसा है। मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा कि देश की रक्षा का बीड़ा अगर कोई उठाता है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कोई करता है, तो वो हमारे देश की सेना करती है। पर सेना का उपहास ही अगर किसी ने उड़ाया है तो वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे सैनिकों की तो शहादत भी किसी काम की नहीं, क्योंकि कोई अंदर घुसा ही नहीं। मुझे लगता है कि पहले मोदी सरकार को अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। अगर एक उंगली वो किसी दूसरे नेता की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली की तरफ आ जाते हैं। थैंक यू, वेरी गुड। ये आपके साथियों के जरिए, क्योंकि आप सारे लोकल हैं यहाँ पर, जो वैक्सीनेशन की बात मरकज़ी सरकार ने उठाई, खुसूसन जम्मू कश्मीर में दावे तो बड़े किए गए थे कि इतने करोड़ उतने करोड़ ऑलरेडी एडवांस लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर जो आज की स्थिति है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जिसने कोविशील्ड लगाया है वो ब्लॉक कर रखा है, जो फर्स्ट डोज उसने लगाया दूसरा डोज अवेलेबल नहीं है। कॉकटेल की बात की जा रही है उसमें, ये दूसरे डोज में दूसरा लगाओ। तो इसलिए हमारा मरकज़ी सरकार से ये भी एक सवाल है कि जो आपने वादा किया है, जो आपने एक फैसला लिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर वासियों के लिए जिसने जो वैक्सीन किया है उसका दूसरा डोज वो वैक्सीन अवेलेबल तो कराई, उसको ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि जम्मू के लोग कठुआ जाते हैं, कठुआ के लोग सांबा आते हैं, दोनों के लोग उधमपुर जा रहे हैं। तो ये अव्यवस्था क्यों? और इन चीज़ों पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ही